नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तक हम इतिहास के तीनों सेक्शंस का अध्ययन कर चुके हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण तथ्य एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से पर्यावरण के घटक हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप पर्यावरण की बात करेंगे तो आपका भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये पूरा जिनका समूह जो हमारी चारों तरफ है, ये सब कुछ पर्यावरण में आता है। अब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि जैविक संगठक कौन से हैं, भौतिक या अजैविक कौन से हैं, और ऊर्जा संगठक। तो जैविक की बात करेंगे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु आदि। भौतिक की बात करेंगे तो स्थल, वायु, जल, और ऊर्जा संगठक की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद पर्यावरण में ही अगर हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, तो उसके क्या क्या घटक हैं, उसके भी आपके दो तरीके के हैं, जैविक, अजैविक। तो जैविक की बात करेंगे तो उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाए, मेनली आपके पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को जो खाएंगे उपभोक्ता आएंगे। उपभोक्ता में भी आपके 3 श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम में क्या हुआ? जिसने पेड़ को खाया वो सीधा सीधा प्रथम हो गया, जिसने प्रथम वाले को खाया वो द्वितीय हो गया, और जो प्रथम को भी खा ले और द्वितीय को भी खा ले वो आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपघटक, जो अपघटन करते हैं, यानी कि जो जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं वो नीचे गिर गई, उसको सड़ाया गलाया, ह्यूमस बन गया, खाद बन गई उससे, वो आपके अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अजैविक घटक की। तो अब इसके भी आपके भाग हैं। एक तो आपका हो गया भौतिक। अब भौतिक में क्या गया? जो भी चीज़ें फिजिकली हैं अवेलेबल। आपका टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, वायुमंडलीय दाब हो गया, प्रेशर, सौर ऊर्जा हो गई, आपकी स्थलाकृति हो गई। स्थलाकृति से क्या मतलब है? जैसे ऊंचाई हो गई, ढलान हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं कि ठीक है आप, क्योंकि इसी हिसाब से देखते हो कहाँ पर कैसी कृषि होगी, कहाँ पर कौन से जीव जंतु होंगे, तो इसका स्थलाकृति से इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अकार्बनिक की बात करेंगे तो इसमें जल आ जाएगा। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कि कार्बन ना हो, दैट इज कॉल्ड अकार्बनिक। और कार्बनिक चीज़ क्या हो जाएगी? जिसमें भी कार्बन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जल, मिट्टी, खनिज, जिनमें भी कार्बन नहीं होता है। ठीक है, चट्टान हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गई, कार्बनिक में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गया। ठीक, तो ये होते हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। आपसे ये सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। चलिए, तो अब भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट बहुत बार ये पूछा गया है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, पहला तो हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर पूर्वी हिमालय, ठीक है, यानी आपका ये वाला रीजन। उसके बाद इंडो वर्मा रीजन की बात करेंगे तो यहाँ से जब आप आते हैं, ये वाला जो रीजन है वो इंडो वर्मा का है। फिर आप वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट, यानी कि ये वाला रीजन। और उसके बाद सुंडा लैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार वाला रीजन है, ये भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? वहाँ जहाँ पर जैव विविधता पाई जाए। अच्छा, जैव विविधता का क्या मतलब क्या है? कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि फ्लोरा और फोना का पाया जाना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रदूषकों के साथ। ठीक है, तो प्रदूषक आपके देखिए 2 तरीके के होते हैं। अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो प्राथमिक और द्वितीय। तो अभी लास्ट एग्जाम्स में पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं या फिर नहीं है, या फिर द्वितीय कौन कौन सा है। ये पेन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे आपके प्राथमिक हैं। द्वितीय क्या हो गए? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये हो गया आपका पेन। ठीक है, फिर आपका ओजोन हो गया, और फिर आपका स्मोग हो गया। ठीक है, स्मोग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, इससे मिलकर बनता है आपका स्मोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं हम ओजोन की। तो ओजोन के क्षरणकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हो गया आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है। उसके बाद हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोजन। ठीक है, ये सारे जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर इस सीरीज़ को आप कर लेते हैं अच्छे से और 2-4 बार आप इसका रिवीजन कर लेते हैं और ये चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो आपकी कट ऑफ है आपको उसको ईजीली क्लियर कर सकते हैं इन फैक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा निचोड़ है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स में कराती जा रही हूँ उन सबका निचोड़ है, और जो भी इंपॉर्टेंट और अदर फैक्ट्स हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका ध्वनि स्रोत व उनकी तीव्रताएं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा डायरेक्टली इन जो भी मैं टेबल्स बता रही हूँ, जो भी फैक्ट्स बता रही हूँ, सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पत्तियों की खड़खड़ाहट है, इनको इनसे मिलाएं, या फिर इसमें से कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है, तो अब उसमें सीधा सीधा दिया होता है। जैसे पत्तियों की खड़खड़ाहट है तो उसे 20 डेसिबल दिया होगा। सामान्य बातचीत है तो मान लीजिए इसका उसने दे देगा वो आपको 30, तो इसका मतलब वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज़ 80 से 85, जेट इंजन हो या फिर डीजे उसकी 120 डेसिबल होती है, जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन की 180 डेसिबल। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे प्रदूषकों की, अब हम बात करते हैं उन्हीं प्रदूषक जो हैं उनके स्रोत क्या हैं और उनके प्रभाव क्या हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो स्रोत है वो सबके समान ही रहते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई कोई अलग रहेगा आप उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करें और उसको अलग से नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो वही सोर्स आएगा, जो कॉमन है वो ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो जीवाश्मों का जो ईंधन होता है, जो अधजले जीवाश्म रह जाएंगे उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है आपकी। फिर स्वचालित वाहन जो है उद्योगों में से और सिगरेट का धुआं जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या है इसका, ये जो कोशिकीय श्वसन होता है इसको बाधित करता है। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोकता है। हृदय की गति जो क्षति होती है, मतलब आपकी जो हार्ट बीट होती है और हार्ट को ये प्रॉब्लम देता है, और बच्चों में कम वजन होता है इसके कारण। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे, ये भी जीवाश्म ईंधनों के दहन से है, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन इससे होता है। ठीक है, उसके बाद मीथेन की बात करेंगे तो ये कहाँ से, आपका आर्द्र भूमि। ठीक है, अभी इस पर कौन सा कन्वेंशन हुआ था वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। ठीक है, तो वेटलैंड्स आपका होता क्या है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल जो होगा, ठीक है, वो मेन सोर्स है पर्यावरण के लिए और संबंधित जो पौधे और पशु हैं उनकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो उस एरिया को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। भारत में लगभग 75 जो है वो रामसर साइट या वेटलैंड्स है। ठीक है, अब रामसर साइट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक, फिर उसके बाद मीथेन की अगर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिकली जो आता है वो आपके ये 3 आते हैं। एक है आपकी दीमक की बाम्बी, उसके बाद धान के खेत और कोयले की खानें। ठीक है, और हाँ, पशुओं का पाचन जो वो जुगाली करते हैं तो उसमें भी जो गैस होती है वो मीथेन ही गैस निकलती है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर मनुष्य का कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट किस पर डालती है, ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं। ठीक है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि आप जब कभी कार में बैठते हैं, बहुत देर से कार बंद हो और अगर आप उसमें बैठेंगे तो आप एकदम फील करते हैं कि जैसे बहुत गर्म होती है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके शीशे हैं उसके थ्रू जो धूप आती है या जो गर्मी आती है वो वापस नहीं हो पाती है, इसलिए वो जो गर्मी का इफेक्ट है वो वहीं पर रह जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वही होता है, क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है उसका पृथ्वी में आना और उसके वो वापस जो जाती है उसके कई सारे पोर्शन का वापस ना जाकर बहुत सारा पोर्शन पृथ्वी पर रह जाना। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब सूरज की रोशनी आती है और पृथ्वी में थोड़ी गर्माहट रह जाए और बाकी वापस चले जाए। लेकिन कुछ अब गैसें प्रदूषण में जब पर्यावरण में ज़्यादा हो जाती हैं और उनकी वजह से ये गर्माहट ज़्यादा पृथ्वी पर रुक जाती है, तो इसको हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये क्या कर रही हैं, पृथ्वी का जो तापन है, जो ऊष्मा है, जो गर्मी है उसको बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है
उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रीन हाउस गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी आपके देखिए जीवाश्मों के ईंधन से है। बेसिकली ये परिवहन और घरेलू उपकरणों से ज़्यादा होती है, ठीक है, उद्योगों से भी। इसका बेसिकली क्या होता है, इससे अम्ल वर्षा है और धूम कोहरे का निर्माण होता है, वही जो हम स्मोक की बात कर रहे थे अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये अम्ल वर्षा जो है इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप ताजमहल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ताजमहल पर जो भी आपने देखा होगा, जो पीले पीले धब्बे हैं वो अम्ल वर्षा के कारण ही हैं, ठीक है। एसिड रेन बोलते हैं ऐसे। ये क्यों होती है ये हम जब डिटेल पढ़ेंगे, आप पारिस्थितिकी का उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड परिवहन, ईंधनों के दहन व उद्योगों से, ये भी अम्ल वर्षा का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड और ये दोनों एसिड रेन के कारण है। चलिए आगे बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की। ये किससे होता है, जो गैसोलीन टैंक होते हैं, कार्बोरेटर जो होते हैं गाड़ियों में, ठीक है, वही जीवाश्म ईंधनों के दहन से। तो ये होते क्या हैं, ये कैंसर कारक हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए ये विषैले होते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर होता है उसमें जो धुआं वगैरह निकलते हैं गाड़ियों में से, तो उस वजह से, ठीक है। आगे एरोसोल की बात करेंगे। ये कारखानों से निकलता है, ताप विद्युत ग्रहों से निकलता है, वाहनों से निकलता है। और ये क्या करता है, जो आपके बादल हैं उनके जीवन चक्र पर प्रभाव डालता है, जिससे हमारा वर्षा होती है, ठीक है। तो यानी बादलों के जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ेगा तो वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, तो यानी आपका जो भी मौसम है वो गड़बड़ाएगा। उसके बाद प्रकाश रासायनिक की बात करेंगे। धरातलीय ओजोन गैस से होता है, इसके डिटेल में हम पर्यावरण में जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आंखों में जलन होगी और उत्तेजना होती है। फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से फ्लाई ऐश होती है। इससे क्या होगा, श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा और प्रकाश संश्लेषण में बाधा बनेगी, जिससे पौधे अपना खाना टाइम से नहीं बना पाएंगे, तो उनकी ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव होगी। उसके बाद स्मोक की बात कर लेते हैं। धरातलीय ओजोन गैस से होता है, श्वसन तंत्र पर प्रभाव है, आंखों में जलन है, जब भी स्मोक होगा तो यही प्रभाव होगा। अस्थमा होता है, हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये आपका ये बहुत सीधा सीधा पूछा जाता है कि आपका स्मोक है उसका देखिए इनमें से कौन सी बीमारी है, इन्हें मिलाएं, ठीक है, और या फिर इसके कारक क्या क्या हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन की, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है क्रोनोलॉजी वाइज, और ये मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं और आपका क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आते हैं। पहला कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, यहाँ मैंने हर एक कोई चीज़ क्रोनोलॉजी में ही दी हुई है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही मिलेगा, जिसमें आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, सीधे आप लें और इन्हें याद कर लें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आता है रामसर कन्वेंशन, 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रामसर में हुआ था, ये ईरान में है, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है ये, ठीक है, यानी कि जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए है। डिटेल में हम पर्यावरण के वीडियो में पढ़ेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, स्टॉकहोम में हुआ। इसमें क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का आरंभ हुआ। तो यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि UNEP कब से शुरू हुआ था, तो 1972, ठीक है, किसके तहत, स्टॉकहोम सम्मेलन। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ये घोषित आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ, लेकिन पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जो गया था वो 1974 में मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन 1985। ये किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। तो ये जो इनके प्रमुख जो इनकी थीम है या इनका जो प्रमुख कार्य है ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण। कई बार आपको कैसे दिया जाता है, मॉन्ट्रियल दे दिया, क्योटो प्रोटोकॉल दे दिया, नगोया दे दिया, और उसमें सीधे सीधे तो सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इनको क्लियर रखें, ठीक है। फिर क्या होता है, चलिए उसके बाद शुरू होते हैं आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये प्रथम होता है 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ, और इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है, पर्यावरणीय विकास के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए उसको एजेंडा 21 कहा गया, और इसमें 21 का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम 21वीं सदी के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कि एजेंडा 21 में 21 का क्या मतलब है, कंट्रीज़ है, कोई ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें 21वीं सदी है इसलिए एजेंडा 21 है। तो इसमें क्या किया गया, फिर आपका वही ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता हेतु वैश्विक संरक्षण कोष बनाया गया, ठीक।
उसके बाद हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, इसको हम UNFCCC भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने UNFCCC भी आ जाए, कई बार ऐसा होता है पूरा नाम नहीं दिया जाता, शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है, तो याद रखिएगा। 1994 में बना, जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यवाही, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आता है फिर आपका Rio+5 सम्मेलन। ये कौन सा है, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 5 साल और जोड़ दिए जाते हैं, तो ये हो गया Rio+5 यानी कि सेकंड पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये 1992 में हुआ, ये 1997 में हुआ, और ये देखिए यहाँ रियो लिखा हुआ है लेकिन हुआ ये न्यूयॉर्क में था, इसलिए इसको ध्यान रखें आप, क्योंकि जहाँ सीधे सीधे रियो लिखा हुआ है, रियो में हुआ है तो आपको ध्यान ही रहेगा, लेकिन ये न्यूयॉर्क में है तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलिए, अब एजेंडा 21 यहाँ से घोषित हो गया, वो उसमें जो कदम उठाए जाने हैं उनका मूल्यांकन हुआ, कितना हो गया है, कितना काम नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी 1997 में हुआ था। अच्छा, अगर रियो भी दिया हुआ है किसी में और क्योटो प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है तो पहले आप रियो करेंगे, क्योंकि ये जून में कभी हुआ था और ये नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था। तो अगर क्रोनोलॉजी में दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो पहले Rio+5 आएगा या द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया क्योटो, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए है, ठीक है। मॉन्ट्रियल ओजोन संरक्षण, क्योटो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। उसके बाद कार्टाजेना आता है, 2000 में हुआ था कार्टाजेना में, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन, ये कौन सा हो गया आपका, अब ये तीसरा हो गया, +5 हुआ, फिर उस यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसमें +10, तो ये जोहान्सबर्ग में होता है और ये होता है आपका सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हमारे कितने सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नगोया प्रोटोकॉल, 2010 में होता है। नगोया में ये किससे संबंधित है, कोरल रीफ और जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। कोरल रीफ आपकी कौन सी होती हैं, जो आपका लक्षद्वीप वाला पोर्शन है वो पूरा कोरल रीफ से ही बना हुआ है, ठीक है। तो कोरल रीफ क्या होती है, कोरल जो होते हैं वो एक तरीके के जीव होते हैं, और जब वो जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो उस शैल में से निकल आता है, और वो शैल्स जो होती हैं वो एक के बाद एक कर कर इकट्ठी होती जाती हैं, और वहाँ पर क्योंकि वो जो शैल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका शैल होता है और वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसलिए क्या होता है कि वो शेल्स मिलाकर पूरा एक टापू जैसा बना लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आपने देखा होगा। अच्छा, सबसे बड़ा कहाँ पर है ये कोरल रीफ से बना हुआ, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। तो इसके कोरल रीफ्स के संरक्षण के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए होगा नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद हम Rio 20 की बात कर लेते हैं। तो 20 कब हुआ, 1992 हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ, 20 साल हो गए। ये रियो डी जेनेरियो में ही हुआ। इसमें द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज जारी किया गया कि ठीक है आगे का जो प्रोसीजर था उसके लिए। तो द फ्यूचर वी वांट जो है सीधा सीधा पूछा जाता है इनमें से कौन से में हुआ। हो सकता है कि आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 दे दे, फिर 97 दे दे, फिर 2002 दे दे, 2012 दे दे, तो आप उसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 20 वाले 2012 वाले में हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका किगाली समझौता, 2016 में हुआ, किगाली में हुआ। किस पर, ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। चलिए अब आगे कुछ बात कर लेते हैं विश्व के पर्यावरण संगठन की, ठीक है। संगठन वो बने कब और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर ये उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल 1937 में बना, वेगनिंगन नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ज़्यादातर ये IUCN के नाम से आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में आ जाए तो IUCN की ये फुल फॉर्म होती है। 1948 में ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ज़्यादातर के हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 1950 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अच्छा, जेनेवा कहाँ में कौन सा है, ग्लैंड में कौन सा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। विश्व वन्यजीव कोष WWF 1961, ये भी ग्लैंड में है आपका। उसके बाद साइट्स की बात कर लेते हैं, 1963 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड।
तो अगर आप साइट्स की बात करो तो वो साइट्स के नाम से ही आता है, लेकिन अगर फिर भी आप फुल फॉर्म चाहें तो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। ठीक है, तो ये साइट्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, इंग्लिश में आप कहेंगे द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 नैरोबी केन्या, अभी पढ़ा था स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था उससे ये आया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC 1988 जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और ये आपका क्रोनोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं या मैच द फॉलोइंग में आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको ईयर्स और साथ में चीज़ें बता रही हूँ। चलिए तो देख लेते हैं पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम। ठीक है, यानी कि एनिमल प्रिवेंशन क्रूएलिटी एक्ट, अगर ये आ जाए एनिमल क्रूएलिटी एक्ट भी आ जाए, एनिमल प्रिवेंशन क्रूएलिटी एक्ट 1960। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉर ST। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए जो वन अधिकार अधिनियम है वो आपका 2006 में आया था। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं, ये आपका स्टार्टिंग टिल एंड है, जैसे मार्च से शुरू हुए जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिए हैं, और टिल दिसंबर है आपका। 20 मार्च को आ जाता है विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या वन दिवस। ठीक है, वन आ जाए या वानिकी आ जाए दोनों। 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस है। ठीक है, तो 22 मार्च, अप्रैल और मई तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मार्च में आपने क्या देखा, जल है तो जीवन है, जल हुआ तो जल से पृथ्वी हो गई, और अगर पृथ्वी होगी तो पृथ्वी पर जैव विविधता होगी। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं कि सबसे पहले मार्च से 22 से शुरू होगा तो जल आएगा, जल है तो हमारी पृथ्वी है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी आ गई, और अगर पृथ्वी है तो वहाँ पर जैव विविधता होगी, जीवन होगा तो जीव जंतु भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो 22 मई को जैव विविधता। ये थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद 8 मई की बात करेंगे तो विश्व रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बहुत बार पूछा गया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, अभी देखा था 1972 में इसकी घोषणा हुई थी और 1974 से ये स्टार्ट हुआ था। 29 जुलाई विश्व बाघ संरक्षण दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 अक्टूबर विश्व वन्यजीव दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब भारत में कुछ प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आता है आपका चिपको आंदोलन, 1974 में हुआ चमोली उत्तराखंड में। इनके नेतृत्व करता ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर,
सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। क्यों हुआ था? वृक्षों को काटने से रोकने के हेतु क्या करते थे, ये चिपक जाते थे पेड़ों से जाके कि भाई पेड़ों को ना काटा जाए। उसके बाद अप्पिको आंदोलन आता है कर्नाटक 1983, पांडुरंग हेगड़े, वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होती थी कि ये भी पेड़ से चिपक जाते थे यहाँ के लोग भी कि हमारे पेड़ों को ना काटा जाए। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में हुआ, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय, जो नर्मदा घाटी परियोजना हो रही थी उसको रोकने के लिए कि क्योंकि क्या होता है जब भी आपकी इस तरीके की कोई परियोजनाएं होती हैं, बांध आदि बनाया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको नुकसान होता है। कैसे होता है वो डिटेल में बाद में जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद था मैती आंदोलन उत्तराखंड, ठीक है, ये शायद आपने नया सुना हो। तो मैती का मतलब होता है देखिए शादी, ठीक। 1994 में हुआ था, कल्याण सिंह रावत वहाँ के एक शिक्षक थे, इन्होंने ये शुरू किया था। तो इसमें क्या होता था, जब भी शादी होती थी तो दूल्हे द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता था। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी आ जाती है हंगुल परियोजना। 1970 में ये शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? आपकी दाची गांव अभ्यारण्य, जम्मू कश्मीर से। तो ये हंगुल क्या है, वहाँ पर रेड डियर जो है उसका नाम हंगुल है, ठीक है। और 2009 में इस परियोजना का नाम बदलकर रख दिया गया था सेव कश्मीर्स रेड डियर हंगुल, ठीक है। तो शुरू हुई 1970 में, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। उसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना जो है, ठीक है। तो अब देखिए इन परियोजनाओं से आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं, जैसे दाचीग्राम अभ्यारण्य से ये शुरू हुई है, तो दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से आपके अभयारण्य भी पूछे जाएंगे तो वो भी क्लियर होते चले जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कस्तूरी मृग ये भी आपकी 1970 में शुरू हुई थी, केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड से। बाघ परियोजना आता है 1973, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई, उत्तराखंड से। उसके बाद आता है घड़ियाल व मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, तिकरापाड़ा ओडिशा। कछुआ संरक्षण योजना भितरकनिका अभयारण्य 1975 में हुई, ये भी उड़ीसा से है। तो सीधे सीधे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए कि कछुए से संबंधित इनमें से कौन सा अभयारण्य, भितरकनिका हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थामिन। थामिन एक तरीके का हिरन होता है। ये परियोजना 1977 में शुरू हुई, केबु लामझाओ अभयारण्य, मणिपुर। चलिए, और अगर केबु लामझाओ की बात करेंगे तो ये विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप गैंडा परियोजना 1987, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो गैंडा से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? काजीरंगा कहाँ पर हो गया? असम में हो गया। यहाँ पर आपका एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है। हाथी परियोजना हो गई न कब? 1992, सिंह भूमि झारखंड से शुरू हुई। लाल पांडा परियोजना 1996, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। कई लोग इसको सिक्किम लगा कर आते हैं पर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, मतलब बॉर्डर पे आता है ये। उसके बाद आता है आपका गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर से हुआ ये, ठीक। हिम तेंदुआ परियोजना 2009, ये भी पद्मजा से ही है। उसके बाद गिर सिंह परियोजना 2018, गिर राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए, तो देखिए जानवरों जीव जातियों के पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु दो विधियां अपनाई जाती हैं। एक होता है स्वस्थानीय और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। कई बार एग्जाम में इसको इन सीटू और एक्स सीटू दे दिया जाता है, ठीक है। पूरा वो हिंदी में इस तरीके से लिखने की बजाय वो इन सीटू और एक्स सीटू जो है उसको इसी तरीके से हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो आप समझ जाएं इन सीटू की बात है तो स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू की बात है तो बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है कि जहाँ भी प्राकृतिक निवास है प्रजातियों के, तो वहीं पर उस जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जहाँ पर है उचित प्रबंध किया जाए वहाँ पर, ठीक है, और नेटवर्क स्थापित करें जिससे कि उन पर रख रखाव किया जा सके, ठीक है, उन प्रजातियों के लिए।
तो अब क्या होता है, जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये सारे आपके स्वस्थानीय या इन सीटू के एग्जाम्पल है। उसके बाद वाह्य स्थानीय की बात करेंगे, तो वाह्य स्थानीय क्या हो गया, वाह्य यानी कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाहर, कि जहाँ जो भी प्रजातियां हैं उनका बाहर जाकर संरक्षण किया जाए। तो ये कहाँ होता है, बीज बैंक, जीन बैंक, वानस्पतिक उद्यान हो गए, जंतु उद्यान हो गए, निम्न तापीय संरक्षण हो गए। यानी ये क्या करता है, आपका जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी पहचान करेगा, उनका पुनर्वास करेगा, फिर उनका संवर्धन कैसे हो, जैसे उसके जो जीन्स हैं उनको कैसे लेकर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें ये करते हैं। तो ये इन सीटू और एक्स सीटू में फ़र्क है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जीव आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य में क्या फ़र्क है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है, ना यहाँ पर शिकार हो सकता है, ना चराई हो सकती, कुछ भी यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती है। जीव आरक्षित क्षेत्र जो होता है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, वो क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन मानव हस्तक्षेप वहाँ पर भी नहीं हो सकता। जबकि जो आपके अभयारण्य होते हैं वहाँ पे मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है कि कुछ क्षेत्र तक आप जा सकते हैं और चराई वगैरह की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो प्रेजेंट में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था आपका नीलगिरी, ठीक है। ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों को मिलाकर बनता है, और ये कब स्थापित हुआ था, 1986 में। अभी हम नवीनतम की बात करेंगे तो ये आपका खांगचेनजोंगा, या फिर सीधा सीधा इसे कंचनजंगा एग्ज़ाम में आ जाता है, सिक्किम में है, और ये अभी 2018 में बना है, ठीक है। नवीनतम ये है और पुराना ये है। बाकी आप देख सकते हैं कि, और हम बात करेंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश में आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको पता है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब इसी का ही मान लीजिए नेशनल पार्क कहाँ है, जैसे नंदा देवी का पूछ लिया जाए या किसी और नाम, इन नामों से ही कई बार ऐसा होता है ना, सेम नाम से ही नेशनल पार्क भी हैं, आपके अभयारण्य भी हैं, तो आप इजीली, अगर आपको एक चीज़ भी थोड़ा आसपास पता है तो आप चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए, ये हो गया आपका असम, और यहाँ पर आप देख सकते हो मानस डिब्रू शेखोवा, ठीक है, ये आपका असम में है। देहांग देवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नौकरेक आपका मेघालय हो गया, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मासिन राम में होती है, और मासिन राम जो है वो कौन सी पहाड़ी पर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि मासिन राम कौन सी पहाड़ी पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मासिन राम और चेरापूंजी दोनों ही एक ही पर है, पहले चेरापूंजी का नाम आता था, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन की बात कर लेंगे, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर सिमलीपाल उड़ीसा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार आ गया तमिलनाडु। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु और केरला दोनों को मिला के, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, नीलगिरी हमने देख लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इसका नाम है अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर है, लेकिन फिर भी आपको जब ऑप्शन आएगा तो मध्य प्रदेश ही मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, ठीक है। उसके बाद पंचमढ़ी, पन्ना, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में हैं। कच्छ गुजरात में है, ठीक है। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो अवेलेबल हैं इंडिया में। चलिए, अब ये हो गए आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जिनको हम स्टेट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख की बात करेंगे, यहाँ पर हो गया आपका हेमिस, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपका है ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ठीक है। बिहार की बात करेंगे वाल्मीकि आ गया। सिक्किम की बात करेंगे तो कंचनजंगा, खांगचेनजोंगा, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे तो आपका आ गया जिम कॉर्बेट, फिर गंगोत्री, गोविंद, नैना देवी, अभी देखिए हमने बायोस्फीयर में भी देखा था, राजाजी हो गया, और वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि सिलिकॉन वैली आ जाता है,
वैली ऑफ फ्लावर्स आ जाता है। इनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वैली कहाँ पर है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स की जब बात चले तो वो उत्तराखंड में है। उसके बाद मुलिंग नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। असम डिब्रू ये शेखोवा अभी हमने देखा था, बायोस्फीयर रिजर्व में भी था, ठीक है। उसके बाद देहिंग पटकल, उसके बाद रायमोना, काजीरंगा, अभी गैंडे वाली बात थी, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फिर आपका हो गया मानस, नामेरी, ओरांग, ये सारे आपके असम में हैं, ठीक है। नागालैंड की बात करेंगे इंटांग की, मेघालय की बात करेंगे तो बालाफरकम और नौकरेक, ठीक है। अब मणिपुर पे आ जाओ, मणिपुर पे केबुल लामजाओ अभी हमने देखा था, स्फीयर रिजर्व में भी एकमात्र तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर सिरोही जो है वो भी आपका मणिपुर में है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो क्लाउडेड लेपर्ड और बैसन, ठीक है, ये कहाँ है, राजबरी, ठीक। मिजोरम मोलेन और फाउंगपुरी, ठीक, ये आपके मिजोरम में है। वेस्ट बंगाल को देख लेते हैं, बुक्सा, गोरुमारा, न्योरी वैली और सिंगतिला, ठीक है, ये आपके वेस्ट बंगाल है। झारखंड में है बेतला। चलिए, अच्छा, जल्दापारा और हमारा वेस्ट बंगाल में रह गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, और एक गुरु घासी दास, ठीक है। कांजेर वैली है, ये इतना नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम उड़ीसा में देखते हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में ज़्यादातर आपका महावीर हरेना वनस्थली ये पूछा जाता है, ठीक है। मृगावनी भी हो गया इसमें। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा है, पापीकोंडा है, ये दोनों पूछे जाते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो आप ये गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इंदिरा गांधी, या फिर इसको अन्नामलाई आ जाए या इंदिरा गांधी आ जाए, दोनों के नाम से तमिलनाडु में ही है, ठीक है। मुदुमलाई हो गया, मुकुर्ती हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है गिंडी, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी, ठीक। अंडमान निकोबार की आप बात करेंगे तो ये देखिए, अंडमान निकोबार में कैंपबेल पूछा जाता है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक। मरीन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो टोटल 5 हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है। फिर आपका हो गया एक माउंट हैरियट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपका अंडमान में है, ठीक है। तो महात्मा गांधी और रानी झांसी दोनों आपके अंडमान में है। फिर सैडल पीक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपके अंडमान के इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, अब आ जाते हैं केरला पे। केरला पे अनामुडी, एराविकुलम, ठीक है। उसके बाद पेरियार और आपका साइलेंट वैली, ठीक है। अभी वैली ऑफ फ्लावर्स था वो उत्तराखंड में है, और जो साइलेंट वैली है वो आपका केरला में है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपके यही हैं। कर्नाटका की बात कर लेते हैं, बांदीपुर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बनेरघट्टा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राजीव गांधी नागरहोल, ठीक है, ये भी आपका। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, राजीव गांधी अगर आ जाए या नागरहोल के नाम से आ जाए तो कर्नाटका है, और राजीव गांधी रामेश्वरम अगर आएगा तो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में आपका है महावीर या मोलेम नाम से आ जाए, महावीर राष्ट्रीय उद्यान या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका गोवा की बात चल रही है, ठीक है। महाराष्ट्र में बात करेंगे, चंदौली इम्पोर्टेंट है आपका, पेंच, फिर संजय गांधी बोरीवली, तडोबा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उस फिर गुजरात में हम आ जाते हैं। गुजरात में है आपका ब्लैक बक, गिर, फिर मरीन, वंसदा, ठीक है। तो 3 जो थे, अभी 2 हमने अंडमान निकोबार में देखे थे, और एक आपका ये मरीन नेशनल पार्क गुजरात में आ गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं आपके, जिसमें से लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। कान्हा हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, पेच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, सतपुरा, वन विहार, कूनो, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हरियाणा की बात करें तो आपका सुल्तानपुर कालेसर, ठीक है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, फिर रणथंभौर और आपका सरिस्का, कई बार पूछा गया है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आपका सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीगाम अभी हमने देखा था, किश्तवाड़ और काजीनाग, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पर्यावरणविद। आपने देखा होगा जो हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स कॉइन किए हैं तो वो किस किस ने किए हैं, इनका सीधे नाम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो एजी टांसले ने दिया आपका पारिस्थितिकी तंत्र। जोसेफ ग्रीनेल ने दिया पारिस्थितिकी निशे। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया पारिस्थितिकी। ठीक, तो डिफरेंस समझिएगा, कहाँ तंत्र आ रहा है, कहाँ निशे आ रहा है, कहाँ पारिस्थितिकी आ रहा है। वॉल्टर जी रोजेन जैव विविधता, रेमंड एफ दासमैन जैविक विविधता, नॉर्मन मायर्स अत्यधिक जैव विविधता के लिए जो हम हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि इंडिया में ये हॉटस्पॉट है, हमारी 4 जगह हैं, तो वो हॉटस्पॉट जो वर्ड आया है वो नॉर्मन मायर्स ने दिया है। जोसेफ फॉरमैन ने दिया ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम इन्होंने पता लगाया। ठीक है, कि कहाँ से क्षीण हो रही है वो। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति व उनकी उपाधियाँ। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह जी को। भारत के बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। अभी हमने देखा था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखा है वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल जी। भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। वृक्ष मित्र जो हैं वो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। ये अभी मैंने बताया था कौन से आंदोलन से संबंधित हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, तो यहाँ से सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने कवर करने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके एग्जाम्स में से आएगा, बस आप इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।